हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीएन केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं हूं राज यादव और टॉपिक हमारा चल रहा है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूं। मैं पढ़ा चुका हूं पहला कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और मैंने कहा था बेटे कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे, यानी विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पे या विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या पे या विलेय पदार्थ के आयनों की संख्या पर या विलेय के मोल प्रभाज्य पर डिपेंड करते हैं। ध्यान दें दोबारा, क्या है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? विलयन का ऐसे भौतिक गुण है, ऐसा भौतिक गुण है जो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या या विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या या विलेय पदार्थ के आयनों की संख्या या विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज्य पर निर्भर करती है। तो ऐसे भौतिक गुण को हम क्या कहते हैं बेटे? उसका अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने 3 वीडियो बनाई और तीनों वीडियो में डेफिनेशन मैंने अलग अलग बताई है। मतलब जितनी बार जैसे जैसे डिफाइन की जा सकती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को, वैसे मैं हर तरीके से बता रहा हूं। तो तीनों ही डेफिनेशन एक ही हैं, ये मान के चलिए आप लोग। ठीक है, और ये हमारे पास कितनी होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी केवल 4 होती हैं। इसमें पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आती है RLBP, यानी कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी आती है बेटे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक का उन्नयन। तीसरी आती है हमारे पास जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी DFP कह सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैं इससे 2 वीडियो पीछे बना चुका हूँ, पीछे हर बार बताया मैंने कैसे होती है। ठीक है, और हमारे पास जो चौथी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी OP। ठीक है, तो 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास केवल, यानी RLBP रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, पीछे निकाल चुके हैं, डेल्टा P डिवाइडेड बाई PA0। ठीक है, ये निकाल चुके हैं हम लोग पीछे। ELBP को हम डेल्टा TB कहते हैं और इसको हम लोग डेल्टा TF के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग पाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 4 हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हैं। इनमें से एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमने इससे पहली वाली वीडियो में फिनिश कर रखी है। अब हमारे पास ये 3 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बची हैं। इनमें से हम लोग सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आखिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अर्थात क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। ठीक है, और क्वथनांक के उन्नयन को पढ़ने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि आखिर क्वथनांक क्या होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, यानी क्वथनांक कहते हैं बेटा, इसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, चलिए जरा हम लोग समझते हैं कि आखिर क्वथनांक क्या होता है। ध्यान दीजिए, मैंने मान लीजिए ये एक बीकर ले रखा है। बच्चों बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। मैंने यहाँ पर एक बीकर ले रखा है और इस बीकर के मैं वाटर के क्वथनांक की बात कर रहा हूँ, मैं पानी के क्वथनांक की बात कर रहा हूँ, या कोई भी पदार्थ एक ले लीजिए। मान लो एक यहाँ पर लिक्विड है ये, ठीक है, इसके क्वथनांक के बारे में पता करना है, क्वथनांक क्या होगा, इसका कैसे होगा क्वथनांक। ठीक है, डिफाइन करना है हमें यहाँ पर। ठीक, अब मैंने क्या किया है, इस बीकर को यानी खोला हुआ है ऊपर से, इस खुले हुए बीकर को खुले हुए वातावरण में रख दिया है। अर्थात यहाँ पर जो वायुमंडल है इसके ऊपर क्या होगा बेटा, ये वायुमंडल है, यानी खुले वायुमंडल में इस बीकर को मैंने रख दिया है। और रखने के बाद मैं इसको नीचे से हीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ से नीचे से हीट कर रहा हूँ। जब हीट करूंगा, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा? यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें? जैसे मान लो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जैसे मान लो यानी कि H2O यानी जलवाष्प है, गैस फॉर्म में है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है ना, इस तरीके की काफ़ी गैसों का मिक्सचर पाया जाता है इसके ऊपर वाले, है ना, वायुमंडल के अंदर। वायुमंडल में क्या पाई जाती है? गैसें पाई जाती हैं। और ये जो गैसें होती हैं, जो भी चीज़ होती है नीचे,
मान लो ये जो लिक्विड है उस लिक्विड के मॉलिक्यूल इसके ऊपर हैं, ये इसकी सरफेस पर क्या है, इसके मॉलिक्यूल हैं। अब क्या होगा, जब इसे मैं हीट करूंगा तो हीट करने पर ये जो मॉलिक्यूल आपके सरफेस पर दिखाई दे रहे हैं इन्हें एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने के कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिक ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिक ऊर्जा बढ़ेगी तो ये ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेंगे, अर्थात ये मोशन करेंगे। लेकिन इनके ऊपर उठने को कौन रोक रहा है, ऊपर से गैसों का ये प्रेशर, ये गैसों का प्रेशर है जो वायुमंडलीय गैसों से लगता है, और इस वायुमंडलीय गैसों द्वारा लगने वाले प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में जो गैसें हैं इस गैसों के द्वारा इस खुले हुए बीकर में रखे हुए लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है। इस प्रेशर को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, इसको जानते हैं हम लोग वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटे, किसके नाम से जानते हैं, वायुमंडलीय दाब के नाम से। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से नीचे से हीट करता रहूँगा और लगातार हीट करता रहूँगा तो एनर्जी जो होगी वो बढ़ती रहेगी। लगातार हीट करता रहूँगा एनर्जी बढ़ती रहेगी, हीट करता रहूँगा एनर्जी बढ़ती रहेगी। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो एनर्जी है, इनका जो प्रेशर है, इनका जो वाष्पदाब है वो वायुमंडल द्वारा लगाई गई गैसों के वाष्पदाब के इक्वल हो जाएगा या इससे कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की वाष्पों का प्रेशर वायुमंडल गैस द्वारा लगने वाले प्रेशर के इक्वल या इससे कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाष्पें जो होंगी वो ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देंगी। इसी प्रेशर को हम, इसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इसका क्वथनांक कहते हैं। दोबारा समझिए, क्या समझना है बेटा कि ऊपर वाली जो वायुमंडलीय गैसें हैं ये वायुमंडलीय गैसें लिक्विड के ऊपर वाले सरफेस पर प्रेशर डालती रहती हैं, और अगर मैं इसे नीचे से गर्म करूंगा तो इसकी वाष्पों को ऊपर नहीं उठने देंगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको टेम्परेचर देता रहूंगा, लगातार ताप देता रहूंगा, तो एक ताप ऐसा आएगा जिस पर इन गैसों का जो दाब है अर्थात इन वाष्पों का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा या इससे ज्यादा हो जाएगा। तब उसे हम क्या कहेंगे बेटे, वाष्प दाब कहते हैं। सॉरी क्या कहते हैं उसको, क्वथनांक कहते हैं उस टेम्परेचर के लिए। तो दोबारा देखिए, अब मैं इसको लिख लेता हूं फिर मैं एक बार इसको बता देता हूं। ठीक है, यानी किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, यानी किसी द्रव का ऐसा ताप जिस पर उसके वाष्पों का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो उस ताप को हम क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, ये जो आपके पास ऊपर सरफेस पर लिक्विड के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, जब इसे गर्म करेंगे तो ये ऊपर उठने का प्रयास करेंगे लेकिन उठ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर से क्या लगा हुआ है, वायुमंडलीय गैसों द्वारा एक प्रेशर लगा गया है। इस प्रेशर को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, वायुमंडलीय प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एक दाब लग रहा है इसके ऊपर से, तो हम क्या करते रहेंगे, इसको गर्म करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे, टेम्परेचर देते रहेंगे, लगातार इसको टेम्परेचर देते रहेंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर इनके वाष्पों का दाब यानी इस लिक्विड के वाष्पों का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। उसी दाब को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर भी बराबर हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, उस द्रव का क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, क्वथनांक के उन्नयन की। किसकी बात करेंगे बेटे हम लोग, क्वथनांक के उन्नयन की बात करेंगे। जरा देखिए क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा। ठीक, क्वथनांक के उन्नयन को बोलते हैं बेटे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान दो, अब मैंने क्या किया है कि ये जो शुद्ध लिक्विड था, इस लिक्विड के अंदर कोई भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। क्या कर दिया मैंने यहाँ पर,
कोई भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, जरा देखिए इसको समझिए, इसको समझा रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझिए बेटे। मैंने क्या किया बेटे, ये ऊपर का कार्यक्रम यहाँ ख़त्म हो गया। मैंने एक दूसरा यहाँ पर बीकर लिया, यहाँ पर दूसरा मैंने बीकर लिया, और बीकर के अंदर लिक्विड तो यही वाला ले लिया, लिक्विड तो यही वाला ले लिया, लेकिन इसके अंदर मैंने कोई सॉल्यूट मिला दिया। सॉल्यूट का मतलब है यहाँ पर मैंने कोई विलेय पदार्थ मिला दिया, और विलेय पदार्थ कैसा होगा बेटे, ये अवाष्पशील होगा। और अवाष्पशील विलेय पदार्थ कौन कौन से होते हैं ये मैं पीछे बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, है ना। जैसे यूरिया है और चीनी है, ग्लूकोज है, ये सब कैसे हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ हैं। तो इसकी जो ऊपर वाली सतह होगी, ऊपर वाली जो सरफेस होगी, इस सरफेस पर बेटे, इस सरफेस पर दो प्रकार के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। कौन कौन से दो प्रकार के आ जाएंगे मॉलिक्यूल, एक तो विलेय के मॉलिक्यूल होंगे, दूसरे विलायक के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए विलेय वाले मॉलिक्यूल ये रेड से ठोस बना रहा हूँ मैं, और वाइट वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो केवल आपके विलायक के मॉलिक्यूल हैं। और ये ठोस वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो वेपर फॉर्म में तो चेंज नहीं होंगे, अर्थात ये इसका वाष्पदाब तो होगा नहीं कुछ, तो वास्तव है इसके ऊपर विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। जब विलायक के अणुओं की संख्या बेटे कम हो जाएगी, जब, अब देखो दूसरी बात क्या है, मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, इसकी वाष्पों को ऊपर उठाना चाह रहा हूँ, और ऊपर उठाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टेम्परेचर दूंगा, इसको हीट करूंगा। तो हीट जब मैं करूंगा तो जो भी मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, ये टेम्परेचर दो भागों में बट रहा है। एक तो ये अवाष्पशील मॉलिक्यूल ले रहे हैं और दूसरे ये वाष्पशील मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ये जो वाटर था, यहाँ ये जो पानी था, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही मैंने इसे गर्म किया तो इसकी वाष्पें उठने लगी, अर्थात इसका वाष्पदाब वायुमंडलीय गैस के दाब के बराबर हो गया था। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर पानी में बेटा, और अगर मैंने पानी में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया और फिर मैं इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर रहा हूं, तो बताइए क्या ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वायुमंडलीय दाब और वाष्पों का दाब बराबर हो जाएगा? बोले सर क्यों नहीं होगा? बोले क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर आपने दिया है बच्चों, वो केवल और केवल पानी के अणुओं को नहीं मिल रहा है। ये क्या कर रहा है बेटे, पानी के अणुओं को भी मिल रहा है और अवाष्पशील विलेय के अणुओं को भी मिल रहा है। अर्थात अगर मैं 50-50% मान लेता हूं तो 50% यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो मिल रहा है पानी के अणुओं के लिए, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए। तो जो वाष्पशील है, जो वाष्प अवस्था में बदलने के लिए उसे तो 50 ही मिला, तो क्या करना पड़ेगा, इसको और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, अर्थात लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ेगा। जब 200 करेंगे तब जाकर के 100 मिलेगा इसको और 100 मिलेगा इसको। जब 100 जल के अणुओं को मिलेगा तब इनका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तब इसका एक यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। मैं कहने का मतलब यह है कि क्वथनांक पहले 100 था, अब बढ़ाकर कितना हो गया, 200 हो गया, अर्थात इस क्वथनांक को बढ़ा दिया गया, किसके द्वारा, विलेय पदार्थ के द्वारा। ठीक है, तो जब भी किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में कुछ वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं बेटे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, मैं इसको एक ग्राफ की सहायता से भी बताता हूं, जरा देखिए यहाँ पर। मान लीजिए आपने क्या किया बेटे, ये दो एक्सिस ले ली, ठीक है, एक आपने ले ली ये वाई एक्सिस ले ली मान लीजिए, और एक आपने ये ले ली एक्स एक्सिस, ठीक है, एक वाई एक्सिस और ये एक एक्स एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पर आप ले रहे हैं बेटे वाष्प दाब यानी प्रेशर ले रहे हैं P, और यहाँ पर क्या ले रहे हैं बेटे, T ले रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यहाँ पर ले रहे हैं आप वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ ले रहे हैं आप वाष्प दाब और यहाँ पर ले रहे हैं आप टेम्परेचर। ठीक, अब कह रहा है किसके बराबर करना है वाष्प दाब को, वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। मान लीजिए वो वायुमंडलीय दाब यहाँ तक है, इतना है, ठीक है, जरा देखना आपका जो वायुमंडल दाब है वो एक वायुमंडल यहाँ तक है बेटे, यानी 1 atm यहाँ तक है प्रेशर। ठीक, मैंने कोई भी लिक्विड ले लिया, पानी ले लिया, तो पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो नॉर्मल टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ वाष्पें जरूर होंगी, क्योंकि वाष्पशील पदार्थ है आपका। जब वाष्पें हैं तो उनका वाष्प दाब भी होगा कुछ ना कुछ। तो मान लीजिए ये आपका यहाँ तक ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कुछ वेपर यानी वेपर प्रेशर यानी कुछ प्रेशर आपका है उस लिक्विड का, वो ये है, इस बिंदु तक है। अब क्या करोगे आप, करोगे ये
कि टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, बेटा ध्यान से समझना इस बात को, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे ही वाष्पें बढ़ेंगी, और जैसे ही वाष्पें बढ़ेंगी वैसे ही वाष्प दाब बढ़ेगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो आगे की ओर बढ़ते हुए ऊपर की ओर साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ना है और प्रेशर भी बढ़ना है। क्यों? कि जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते रहेंगे बेटे वैसे ही प्रेशर यानी वाष्पें बढ़ती रहेंगी, और जैसे ही वाष्पें बढ़ेंगी वैसे ही वाष्प दाब भी बढ़ेगा। जरा देखिए यहाँ पर, यानी हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, टेम्परेचर बढ़ाते चले गए। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर ये एक एटीएम वाले प्रेशर को क्रॉस कर जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, उस लिक्विड का क्वथनांक कहते हैं शुद्ध अवस्था में। तो शुद्ध अवस्था के क्वथनांक को हम प्रदर्शित करते हैं TB0। टी टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, 9 नॉट का मतलब होता है शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। ठीक है, मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। दोबारा समझिए, क्या है, कोई भी लिक्विड है उसके क्वथनांक को हमें ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। उसके क्वथनांक को हमें किस पर प्रदर्शित करना है बेटे, ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो हमने क्या किया, दो एक्सिस ले ली, एक बाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ले ली। बाई एक्सिस पर हमने ले लिया बेटा प्रेशर, यानी जो वाष्प दाब है वो मैंने लेके इस पे ले लिया बेटे, बाई एक्सिस पर ले लिया, और एक्स एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर ले लिया है। ठीक है, तो जो भी वाष्पशील लिक्विड होगा अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देंगे, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वाष्पशील है, टेम्परेचर मिलेगा तो जरूर उसकी कुछ ना कुछ वाष्पें बनेंगी, और जब उसकी कुछ ना कुछ वाष्पें होंगी बेटे तो उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब भी होगा। मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका यहाँ है, और इस टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब है वो ये है। ठीक है, शुद्ध अवस्था का जो वाष्प दाब है वो ये है, और शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब को हम क्या लिखते हैं, PA0 लिखते हैं। ठीक है, ये इसका वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था का वाष्प, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, हमें इसका क्वथनांक पता करना है। तो क्वथनांक क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर द्रव के वाष्पों का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब हमने कहाँ माना है बेटा, यहाँ पर माना एक वायुमंडलीय दाब। अब हम क्या करें, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे, यानी टेम्परेचर आगे की ओर बढ़ रहा है, प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे ही उस द्रव की वाष्पें बढ़ेंगी, और जैसे ही उस द्रव की बेटे वाष्पें बढ़ेंगी वैसे ही उसका वाष्प दाब बढ़ेगा। इसलिए आगे बढ़ते बढ़ते ये जो हमारे पास जो लाइन है वो इस तरीके से ऊपर उठती चली जाएगी, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर इस वायुमंडलीय दाब वाली लाइन को ये क्रॉस कर जाएगा। तो ये जो जिस बिंदु पर क्रॉस करेगा उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, अर्थात उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये है शुद्ध विलायक के लिए बेटा, ये है विलायक के लिए हमने ये ग्राफ खींचा है, विलायक के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए आप क्या कर दिया, आपने इसमें मिला दिया कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, सामान्य ताप पर रखेंगे। सामान्य ताप पर रखने पर भी इस पर कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर होगा, लेकिन प्रेशर कितना होगा, देखो ध्यान दें, मैंने कहा था कि जैसे ही विलयन बनता है वैसे ही इसका क्वथनांक थोड़ा सा बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका प्रेशर मान लीजिए यहाँ पर है, इतना है। ठीक है, इतना प्रेशर है, कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। इसका वाष्प दाब कैसा होगा, कम हो, क्योंकि वाष्पें कम बनी होंगी उसमें विलयन अवस्था में। तो देखिए बेटे यहाँ पर है, अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको बढ़ाना शुरू करेंगे, बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। जरा देखिए यहाँ पर जब हम बढ़ाएंगे तो देखो यहाँ पर आकर के इसको काटेगा, तो ये जो आपके पास है वो विलयन का क्वथनांक है, और विलयन के क्वथनांक को हम प्रदर्शित कर रहे हैं बेटा केवल TB से। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं बेटे हम लोग, TB से प्रदर्शित कर रहे हैं विलयन के क्वथनांक के लिए। अब जो डिफरेंस आया है क्वथनांक के अंदर, इस डिफरेंस को हम लोग डेल्टा TB कहते हैं। इस डेल्टा TB को ही क्या कहा जाता है बेटे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल आ रही होगी बेटे। यानी ये रहा आपका PS यानी सॉल्यूशन के लिए, यानी विलयन के लिए। ठीक है, ये रहा विलयन के लिए। ठीक, तो मैंने आपको इससे भी समझा दिया, मैंने आपको इस ग्राफ से भी समझा दिया। मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ठीक है, मैं क्या लिखवा दे रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। यहाँ पर x है। ठीक है, इतने ही जगह में मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा दे रहा हूँ। जरा देखिए यहाँ पर क्या होगी, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो
उसके क्वथनांक में, या तो चलो उसके क्वथनांक में कुछ वृद्धि हो जाती है जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, है ना। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा क्वथनांक के उन्नयन की डेफिनेशन। अगर इसको निकालना है क्वथनांक का उन्नयन, तो देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे निकालोगे। डेल्टा टीवी यानी कितना परिवर्तन हुआ क्वथनांक के अंदर। तो शुद्ध वलय का क्वथनांक कितना था, ये था, जो कि वैल्यू कैसी है, कम है। ये वैल्यू कैसी है, ज़्यादा है। तो यहाँ कर दो बेटा टीवी माइनस टीवी नॉट। इस तरीके से आप क्वथनांक का उन्नयन कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे आपसे कह दिया गया भाई कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर उसके अंदर चीनी मिला देते हैं तो क्वथनांक 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो बताओ क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, वृद्धि कितनी हुई। तो बहुत सरल है, कितना हो जाएगा बेटा, 100 था 120 हो गया। तो भाई 120 में से 100 घटा दीजिए, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, इसका उन्नयन हो गया। क्वथनांक में इतनी क्या हो गई बेटे, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये रहा क्वथनांक और क्वथनांक का उन्नयन। इसको मैंने चित्र और इसको मैंने ग्राफ, इन दोनों की सहायता से आपको समझा दिया। और ध्यान रहे वीडियो को धीरे धीरे देखें, समझ में अगर नहीं आए तो वीडियो को एक बार और देखें, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि सर मेरे ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है। मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं आपको उसके बारे में फिर से डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। चलिए मैं इससे आगे चलता हूँ। क्या होता है, क्वथनांक के उन्नयन के आधार पर विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। चलिए जरा उसको देखते हैं कैसे निकाला जाता है सूत्र, ठीक। विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र जरा देखो। क्वथनांक के उन्नयन के आधार पर विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र। जरा देखो कैसे हम इसको डिराइव करेंगे, ज्ञात करने का सूत्र। जरा देखिए क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक का उन्नयन होता है बेटा डेल्टा टीवी, ठीक है, डेल्टा टीवी, ठीक। अब डेल्टा टीवी ध्यान से समझिए जरा इसको कि डेल्टा टीवी किस पर डिपेंड कर रहा है। डेल्टा टीवी डिपेंड कर रहा है बेटा विलायक, यानी जो विलेय पदार्थ होता है इसकी मात्रा पर। जब शुद्ध विलायक था तो क्वथनांक कम था। जैसे ही आपने विलेय कुछ मिलाया, यानी विलेय की कोई मात्रा मिलाई, इसके अंदर विलेय की कोई भार मिलाया हम कह सकते हैं, या विलेय की सांद्रता कुछ मिला दी आपने इसके अंदर, यानी जो शुद्ध विलायक था उसमें कुछ मात्रा में विलेय पदार्थ आपने मिला दिया, और ऐसा करने से उसका क्वथनांक बढ़ गया। अर्थात जो क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो विलेय पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। अर्थात जो विलेय पदार्थ का क्वथनांक, यानी विलेय पदार्थ का उन्नयन जो क्वथनांक का उन्नयन है वो समानुपाती होगा बेटे विलेय की सांद्रता के समानुपाती होगा, ठीक है। जो ब्रैकेट में है इसका मतलब हुआ सांद्रता, अंदर लिखा है विलेय, इसका मतलब विलेय की सांद्रता, ठीक। अब सांद्रता जो यहाँ पर ले रहे हैं वो बहुत सी सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ हैं। मोलरता है, मोललता है, मोल प्रभाज है, नॉर्मलता है, ये सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सी विधियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं, जरा देखिए क्या लेंगे बेटा, डेल्टा टीवी समानुपाती मोललता। यहाँ पर हमने ले रखी है मोललता। अब आप कहोगे सर मोललता क्यों ली? मोललता इसलिए ली क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर इस मोललता का कोई प्रभाव, मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मोलरता नॉर्मलता कैसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसलिए मोललता ले ली यहाँ पर, ठीक है। ये विलेय को, इसमें ताप पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है, ठीक। तो हमने क्या किया बेटा, डेल्टा टीवी समानुपाती क्या कर लिया, एम कर लिया। अब क्या होगा, जैसे समानुपाती हटाएंगे यहाँ से तो हटाने पर आपका जो होगा वो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये डेल्टा टीवी बराबर आ जाएगा के बी इंटू एम, ठीक है।
Kb इंटू m, और m क्या है यहाँ पर? मोललता है। और मोललता की डेफिनेशन क्या होती है? यानी मोललता होती है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। ये आपके पास मोललता होती है ना, विलेय का भार, यानी चूंकि हमें लिख रहे हैं बेटे, चूंकि यानी मोललता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, यानी m नॉट कह सकते हैं इसको, गुणा विलायक का भार किसमें बेटे? किलोग्राम में। ठीक है, इसको उठा के हम क्या रखेंगे बेटे? यहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा टीबी बराबर केबी स्मॉल डब्लू, है ना, स्मॉल डब्लू और डिवाइडेड बाई केबी, बी सफिक्स में आ जाएगा। ठीक है, बट डिवाइडेड बाई एम नॉट इंटू डब्लू इंटू किलोग्राम। अब क्या होता है, कभी कभी ये वैल्यू ग्राम में दे रखी होती है, ये कभी कभी वैल्यू ग्राम में दे रखी है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, डब्लू यानी ग्राम इक्वल टू हो जाएगा बेटे डब्लू किलोग्राम डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो ये वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख देंगे बेटे? एक मिनट, डब्लू ग्राम और यहाँ पर डब्लू किलोग्राम, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। तो एक नया फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे? यहाँ बन जाएगा आपका बेटे, यानी कि डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्लू। अब ये जो हम रखेंगे जरा देखिए यहाँ पर, डिवाइडेड बाई एम नॉट इंटू कैपिटल डब्लू, किसमें? अब ग्राम में आ गया। ये कैपिटल डब्लू है बच्चों, क्या है ये? कैपिटल डब्लू किसमें है? ग्राम में है, बटे 1000। ये 1000 आपके ऊपर पहुँच जाएंगे। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एम नॉट इंटू डब्लू किसमें? ग्राम में। तो एक फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा जिससे आप यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक निकाल सकते हैं, क्वथनांक का उन्नयन निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, और अणुभार निकालना तो इस चीज़ को यहाँ ले आइए, यानी एम नॉट इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आपका आया डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्लू किसमें? ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आता है जिससे विलेय पदार्थ को अणुभार को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है, तो एम नॉट बराबर है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, और के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, और स्मॉल डब्लू जो होगा वो विलेय का भार होगा, कैपिटल डब्लू होगा वो विलायक का भार होगा, ये दोनों वैल्यू ग्राम में लगनी है बच्चों। ठीक है, और के बी हो गया, और डेल्टा टी बी जो होता है वो क्वथनांक का उन्नयन होता है, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये वैल्यू दी गई इतनी। अब क्या आता है, यानी इसने क्या किया, क्वथनांक के उन्नयन के आधार पर अपने विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने का फॉर्मूला ज्ञात कर लिया है। जरा इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद आगे हम लोग चलते हैं, 2-3 टर्में रह गई हैं उनको भी देख लेते हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों, पीछे हम लोग विलेय पदार्थ का अणुसूत्र ज्ञात करने का अणुभार ज्ञात करने का फॉर्मूला निकाल चुके थे। अब चूंकि समय कम बचा है तो मैंने सोचा ये इनको लिख दूं। तो यहाँ देखिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक, इन दोनों की डेफिनेशन देख लीजिए क्या होती है। बहुत सिंपल है, आप 1-2 बार पढ़ोगे, इसमें समझने के लिए कोई विशेष बात नहीं है। जैसे हमने कहा था ना क्वथनांक का उन्नयन, तो मैंने कहा था किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते, किसी विलायक में हमने विलायक की मात्रा को निश्चित नहीं किया था, हमने विलेय की मात्रा को निश्चित नहीं किया था। क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट की बात आ गई है तो हम विलेय की मात्रा क्या करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट कर देंगे, निश्चित कर देंगे। जैसे विलेय और विलायक दोनों की मात्रा को हम क्या कर रहे हैं बेटे, निश्चित कर रहे हैं। जैसे 100 ग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ जो विलेय पदार्थ का अणुभार निकाला जाता है उसका सूत्र ये है, यहाँ 100 आ गया क्योंकि 100 ग्राम की बात कर रहे हैं, तो 100 गुणा स्मॉल डब्लू गुणा के बी गुणा डेल्टा टी बी गुणा कैपिटल डब्लू किसमें, ग्राम में। यहाँ जो के बी है वो मोलर उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है बेटे, क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। ठीक, तो और डब्लू विलेय का भार पीछे बता चुका हूँ, डेल्टा टी बी क्वथनांक का उन्नयन है,
कैपिटल W यानी विलायक का भार है। इसी प्रकार मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया गया है, यानी 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो होने वाली वृद्धि यहाँ पर क्या लिखा जाए, होने वाली वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। इसे Kb डैश से प्रदर्शित करते हैं। इससे विलेय पदार्थ का अणुभार निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं बेटे, m0 यानी बराबर 1000 गुणा Kb डैश गुणा स्मॉल w डिवाइडेड बाय डेल्टा Tb इंटू कैपिटल W किसमें, ग्राम में। ये सूत्र हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये डेफिनेशन अलग से पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा वर्क में ये डेफिनेशन लिखवा दी है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस कोरोना काल में सबकी मदद हो सके। और आपकी मदद के लिए ही मैं रात में 11 बजे 10 बजे वीडियो बनाता हूं, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे कि सबका फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।